देखिए एविडेंस में आपका फिर एक बार भूमिका बांध के और इधर आपका आज 5 कम से कम सेक्शन समाप्त किया जाए। आपका 34 से लेकर और 39 तक, यानी कि 34 से लेकर आपका 39 तक आज समाप्त हो जाएगा। ये जो इधर से जो क्वेश्चन आते हैं आपका केवल प्री में आते हैं, ये बता दिया जाए। अब यूपी में इधर से कैसा क्वेश्चन बना है, उत्तराखंड में कैसे बना है, बिहार में और इत्यादि राज्यों में कैसा मॉडल बना है प्री में, वो खास तौर पर देखना है। देखिए फिर एक बार शुरुआत किया जाए। कल आपका बताया भी गया था कि सेक्शन 34 से लेकर और सेक्शन आपका 38 तक, पहला तो ये क्रम याद रखिएगा, 34 से लेकर और 38 तक में स्पेशल कंडीशन में, यानी कि एविडेंस की धारा 34 से लेकर 38 तक में विशेष परिस्थितियों में किए गए कथन कब रेलेवेंट या सुसंगत होंगे, यानी कि कब साक्ष्य में उन्हें पेश किया जा सकता है, ये बताया गया है। जबकि 39 ये बताएगी कि ये जो विशेष परिस्थिति में किए गए कथन हैं उनमें से पूरा कथन आपका न्यायालय में सुसंगत होगा कि उसका कुछ भाग होगा। तो पूरा कथन नहीं, जितना जांच से रिलेटेड है केवल उतना ही सुसंगत होगा, यानी कि पूरे कथनों को रेलेवेंट नहीं मानती। तो कौन सी धारा आपका ये 34 से लेकर 38 तक के लिए काम करेगी? 39। अब आपका चौंतीस, फिर अब सामान्य बातें भाई बता दी गई थी। अब आपका बेयर एक्ट से तोड़ना है और बेयर एक्ट से जो क्वेश्चन प्री में बनता है उसको देखना है। देखिए आपका लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियां, लेखा पुस्तकों का मतलब अकाउंट हुआ, या अकाउंट मतलब रजिस्टर हुआ, रजिस्टर का मतलब हुआ आपका डायरी। अर्थात पहला क्वेश्चन ये आपका बना कि अगर बिखरे हुए पन्ने पर कुछ बातें लिखी गई है तो उस मामले में सेक्शन 34 अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि जो अलग अलग पन्ने हैं या बिखरे हुए पन्ने हैं वह लेखा पुस्तिका में शामिल नहीं है। पहला पॉइंट याद रखें, लेखा पुस्तिका मतलब जिल्द वाली कॉपी या जिल्द वाली डायरी, बिखरे हुए पन्ने नहीं। दूसरा देखिए, लेखा पुस्तकों में प्रविष्टियों का मतलब ये हुआ कि उसमें कुछ क्या किया गया है, लिखा गया है, एंट्री की गई है, जिसमें वे शामिल हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखा गया है। कब सुसंगत होगी? इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो स्टेटमेंट हैं वह लेखा पुस्तिका में तो नहीं, लेखा पुस्तिका में ही किए गए हैं, लेकिन वह जो अकाउंट हैं वह इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के रूप में रखी गई है, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के रूप में रखी गई है। तो दूसरा क्वेश्चन आपका ये बना कि सेक्शन 34 में कब संशोधन किया गया? तो सन 2000 ईस्वी में मारेंगे। ये संशोधन किस कानून द्वारा किया गया? तो लगातार बताया जा रहा है आईटी एक्ट द्वारा, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 द्वारा। फिर तीसरा क्वेश्चन, मिनी एविडेंस किस संशोधन को कहा जाता है? तो सन 2000 वाले का। और यूपी एपीओ में जो क्वेश्चन बना कि सन 2000 का संशोधन कब से प्रवर्तित हुआ? तो 17 अक्टूबर सन 2000। 4 क्वेश्चन निकाले गए। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड यानी कि कंप्यूटर में, लैपटॉप में, मोबाइल में
अगर हिसाब किताब एंट्री किया गया है तो वह भी सेक्शन 34 के तहत रेलेवेंट होगा। यानी कि केवल डायरी या आपका रजिस्टर में ही नहीं, जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में कंप्यूटर इत्यादि में हिसाब किताब का रिकॉर्ड रखा जा रहा है, वह भी सेक्शन 34 के तहत क्या होगा, सुसंगत। देखिए अब डायरेक्ट कारोबार के अनुक्रम में यानी कि 34 के लिए क्या आवश्यक है, तो पहला है कारोबार का क्या अनुक्रम। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो भी बातें चाहे डायरी में लिखिए, चाहे रजिस्टर में लिखिए, चाहे कंप्यूटर में लिखकर आपका मने रिकॉर्ड रखिए, वे बातें इन द कोर्स ऑफ बिजनेस यानी कि कारोबार के अनुक्रम में लिखी जानी चाहिए। कारोबार का अनुक्रम सामान्य भाषा में हुआ व्यापार का अनुक्रम। तो कारोबार का अनुक्रम दो प्रकार का होता है, दिमाग यहाँ लगाना है। एक प्राइवेट कारोबार, दूसरा सरकारी कारोबार। तो अगला क्वेश्चन प्री के लिए अच्छे अच्छे बनाना है, नए नए, कि सेक्शन 34 प्राइवेट कारोबार के मामले में लागू होगी कि सरकारी कारोबार यानी कि गवर्नमेंट के कारोबार के, कि दोनों में कि इनमें से कोई नहीं, तो दोनों न मारिएगा, केवल और केवल प्राइवेट कारोबार। क्योंकि सरकारी कारोबार में अगर सरकारी अधिकारी या लिखता है कोई चीज़, तो अगला सेक्शन स्पेशल बना है कौन सा, 35। तो कारोबार का अनुक्रम मतलब कि बिजनेस के अनुक्रम में, तो प्राइवेट कारोबार की सरकारी, प्राइवेट, ये पहला। अगला क्वेश्चन, अगला नियमित रूप से रखी गई, यानी कि ये नहीं कि 4 साल बाद डायरी पोस्ट पाछ के निकाल रहे हैं। नियमित रूप से रखी गई मतलब कि वह इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख हो, या वह दस्तावेज हो, या वह डायरी हो, या वह रजिस्टर हो, डेली बाय डेली मेंटेन किया जा रहा है। ये नहीं कि 4 साल बाद निकाले लिखे फिर रख दिए, नियमित रूप से उसमें एंट्री की जा रही है। हम एक उदाहरण बताएंगे आगे। अगला देखिए, जिनमें वे शामिल हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखा गया है, तो बता ही दिया गया था इलेक्ट्रॉनिक रूप। अगला देखिए आपका, जब कभी वे ऐसे विषय का निर्देश करती हैं जिसमें न्यायालय को जांच करनी है, इसका मतलब ये हुआ कि उस डायरी में या उस रजिस्टर में या उस इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में ऐसी बातें दी गई हैं जिसमें जो न्यायालय की जांच का विषय है। जांच का विषय का मतलब ये हुआ कि उस दस्तावेज में या उस रजिस्टर में या उस कंप्यूटर में ऐसी बातें हैं जिससे कि मामले पर कुछ न कुछ प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसी जो बातें होंगी यानी कि ऐसे रजिस्टर, डायरी या कंप्यूटर में जो लिखी बातें होंगी वह सुसंगत होगी कि विसंगत, यानी कि साक्ष्य में इसे पेश किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। अंतिम शब्द अति महत्वपूर्ण है, देखिए, किंतु अकेले ऐसे कथन ही किसी व्यक्ति को दायित्व से भारित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं होंगे। यही आपका वाक्य जो लास्ट वाला है पूछा जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि केवल और केवल इस आधार पर कि कोई व्यक्ति अपने डायरी में, अपने रजिस्टर में या कंप्यूटर में कुछ लिखा है, केवल उस आधार पर किसी व्यक्ति को दायित्व से भारित नहीं किया जाएगा। यानी कि किसी व्यक्ति के विपक्ष में फैसला नहीं सुनाया जाएगा। इसका मतलब कि केवल डायरी में लिखने मात्र से किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जाएगा। तो बताइए, सारवान साक्ष्य हुआ कि संपोषक, 2 दिन से बताया जा रहा है। सारवान का मतलब अकेले ही पर्याप्त है और संपोषक मतलब अन्य साक्ष्यों का क्या करेगा, समर्थन। तो बताइए, लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियों का साक्षिक मूल्य क्या होगा,
संपोषक साक्ष्य होगा कि सारवान? संपोषक। लेकिन पहला संपोषक नहीं देखना है, पहला जो भेरेट की भाषा है वो देखना है। फिर एक बार देखिए, लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियों का साक्षिक मूल्य क्या होगा? दे देगा सारवान साक्ष्य होगा, दूसरा दे देगा साक्ष्य ही नहीं है, तीसरा दे देगा संपोषक, चौथा दे देगा लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियां सुसंगत होंगी लेकिन अकेले ही किसी व्यक्ति को दायित्व से भारित करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगी। तो कौन सा ऑप्शन सही मार्क कराएंगे भाई? चौथा, क्योंकि सबसे पहले वरीयता मैं बार बार बता रहा हूँ किसको देना है, बेयर एक्ट की भाषा को। अगर चौथा शब्द न रहे तो अब क्या मारेंगे? संपोषक साक्ष्य। चौथा न रहे तब। अब इसमें आपको जो अगला पॉइंट देखना है आपका 34 से आपका बिखरे हुए पन्ने बता ही दिए गए। अब कारोबार के अनुक्रम में कुछ पुस्तक रखिए, कुछ डायरी बने रखिए और उसमें एंट्री कराइए और आपका एक उदाहरण देखा जाए ऋण वाला। सबसे अच्छा उदाहरण इस पर एक देख लिया जाए। देखिए एक उदाहरण भाई आपका, एक व्यापारी है और जितने लोगों को वह सामान उधार दे रहा है एक डायरी बनाया है और उस डायरी पर वह डेली बाय डेली लिख रहा है। आपका 1 तारीख को लिखा कि बी को हमने 5,000 रुपया उधार दिया। फिर आपका ऐसे ही लिखता रहा, पूरी डायरी भर गई, नया डायरी बना दिया, डेट वाइज लिख रहा है और डेली बाय डेली। अब विवाद उत्पन्न हुआ कि क्या ए ने बी को 5,000 रुपये का सामान उधार दिया था कि नहीं। तो बताइए क्या ए अपनी इस डायरी को साक्ष्य में प्रस्तुत कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। लेकिन क्या मात्र डायरी में लिखने के आधार पर ए के पक्ष में फैसला सुनाया जा सकता है? नहीं। यानी कि ए को डायरी में लिखने के बावजूद भी कुछ अन्य ऐसे एविडेंस देने होंगे जिससे कि दर्शित होता हो कि ए ने 5,000 रुपये उधार का सामान बी को दिया था। क्योंकि डायरी में, केवल डायरी में लिखने से किसी व्यक्ति के विपक्ष में फैसला नहीं दिया जा सकता। यानी कि बी के विपक्ष में फैसला नहीं दिया जा सकता। ये बात आपका किस सेक्शन में है? 34। बस एक केस लीडिंग पूछा जाता है और मैं बता भी चुका हूँ हवाला कांड, जैन हवाला मामला, यानी कि जो डायरी थी आपका उसमें तमाम लोगों के नाम लिखे गए, सभी लोग बाइज्जत बरी हो गए। क्यों? क्योंकि डायरी के अलावा अन्य कोई साक्ष्य नहीं था। तो आइए आगे चला जाए। आपका देखिए दृष्टांत भी दिया गया है और हमें लगता है कि दृष्टांत हमने 5,000 का बताया और जो सेक्शन 34 में उदाहरण दिया गया है वह 1,000 का है और कोई अंतर नहीं है, इसलिए दोबारा न बताया जाए। भाई वही उदाहरण बार बार रिपीट करना सही नहीं है। बस रकम चेंज कर लीजिए, 5,000 की जगह कितना कर लीजिएगा? 1,000। हाँ या रुके भाई, पढ़िए, बीच में न बोलिए, बाद में पूछ लीजिएगा। देखिए भाई आपका सेक्शन 35 देखिए। आइए आपका 35 भी काफ़ी आसान है। अब देखिए आपका प्राइवेट कारोबार में जो लिखा गया वह तो आपका 34 में था और जो सरकारी कारोबार में लिखा जाएगा वह 35 में आएगा। पहले इसकी भूमिका बांधिए कि अगर सरकार ने किसी व्यक्ति को प्राधिकृत किया है कि वह डायरी पर या रजिस्टर पर या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में कुछ बातें लिखे और वह व्यक्ति आपका उन बातों को लिखता है, तो सेक्शन 35 कहता है कि वे बातें रेलेवेंट होंगी, सुसंगत होंगी। लेकिन 39 भी हमेशा याद रखिए, 34 से लेकर 38 तक में आपका कितनी बातें सुसंगत होगी?
जो न्यायालय में जांच का विषय है। अब एफआईआर ज़्यादा पूछा जाता है, जन्म मरण भी पूछा जाता है। आपका एफआईआर भी किससे मिलने गए, ऑफिस में गए, तो पहले 3-4 उदाहरणों से क्लियर करिए। आप थाने पर गए, थानेदार को सूचना दिए, सूचना संज्ञेय अपराध से संबंधित थी, तो थानेदार बाध्य हैं कि उस सूचना को दर्ज करे। एफआईआर आपका दर्ज हो गया तो तुरंत सेक्शन 35 भी कवर करना है कि सरकारी कारोबार के अनुक्रम में दरोगा जी ने एफआईआर दर्ज किया है, तो क्या एफआईआर सेक्शन 35 के तहत सुसंगत होगा कि नहीं होगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब भाई डेली कई एफआईआर दर्ज किए जा रहे हैं, तो बताइए क्या सभी एफआईआर साक्ष्य में पेश किए जाएंगे कि जिस एफआईआर के बारे में न्यायालय को जांच करनी है, तो क्या सभी एफआईआर प्रस्तुत कर देंगे कि जो विवादित हो? विवाद कौन सी धारा कहते हैं कि सभी एफआईआर नहीं? हाँ, 39 हमेशा जोड़ते रहेगा इन धाराओं से। किसको? 39 को। दूसरा उदाहरण देखिए, आपका बहुत अच्छा उदाहरण इस पर है, 2-3 उदाहरण ही देखे जाएंगे, उदाहरण तो सैकड़ों हैं। मान लीजिए कोई मंत्री जी हैं और मंत्री जी से मिलने कोई व्यक्ति गया, तो सबसे पहले उसका नाम लिखा जाता है, पता लिखा जाता है, क्या काम है, और मोबाइल नंबर भी लिखा जाता है, और किस समय वह मंत्री जी से मिलने गया और किस समय वापस आया। ये सारी बातें एक रजिस्टर पर एक कर्मचारी हैं और सरकारी कारोबार के अनुक्रम में क्या कर रहा है, दर्ज। तो आप लोग बताइए, अगर कहीं विवाद उत्पन्न हो गया कि क्या यह व्यक्ति मिला था कि नहीं, कब गया था मिलने, तो जो रजिस्टर में एंट्री की गई हैं वे बातें साक्ष्य में प्रस्तुत की जा सकती हैं कि नहीं की जा सकती हैं। देखिए, ज़्यादातर मामलों में जब अपराध होते हैं तो ये बातें बहुत महत्वपूर्ण रहती हैं। मान लीजिए कि दिन में 10 बजे प्रयागराज में अपराध होता है, किसी व्यक्ति पर आरोप है कि उसने ही ये अपराध किया है। अगर वह दिखा दे कि हम 10 बजे तो पीएम से मिल रहे थे, तो न्यायालय वहाँ से रिकॉर्ड रजिस्टर का मंगा सकता है, और चूंकि वहाँ का जो रिकॉर्ड है वह सरकारी कारोबार के अनुक्रम में लिखा गया है, तो बाइज्जत बरी हो जाएगा अभियुक्त। क्योंकि आपका अगर दिल्ली में था उस समय 10 बजे, तो कहाँ से अपराध करेगा भाई, प्रयागराज में। तो काफ़ी ये भी बातें महत्वपूर्ण होती हैं। अब दूसरी समस्या भी यहाँ ये आई कि केवल भारत के लोक सेवकों द्वारा की गई प्रविष्टियां सुसंगत हैं कि विदेशों की भी प्रविष्टियां, की दोनों? तो आपका जवाब रहेगा दोनों। यानी कि अगर विदेशी अभिलेख है तब भी धारा 35 लागू होगी, और भारत में अगर है तब भी। यानी कि विदेशों के सरकारों का कारोबार भी सुसंगत, और कहाँ का सुसंगत? भारत के सरकार का भी। तो अब बेयर एक्ट देखिए, आपका बेयर एक्ट सही रहेगा, बस प्री में पूछा जाता है भाई। आपका इतना ही याद रखना है जितना कि प्री में काम हो जाए, बस एक लाइन सरकारी कारोबार की धारा में सुसंगत 35। देखिए बेयर एक्ट, कर्तव्य पालन में की गई लोक अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, तो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख कब जोड़ा गया? लगातार तो बताया जा रहा है, किस सन में? 2000 की प्रविष्टियों की सुसंगत। देखिए बेरेक, किसी लोक या अन्य राजकीय पुस्तक, रजिस्टर या अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में की गई प्रविष्टि जो किसी विवादक या सुसंगत तथ्य का कथन करती हैं और किसी लोक सेवक द्वारा ऑन ड्यूटी, भाई आपका ऑफ ड्यूटी नहीं, कब? ऑन ड्यूटी यानी कि पदीय कर्तव्य के निर्वहन में, या उस देश की जिसमें ऐसी पुस्तक, रजिस्टर या अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख
रखा जाता है विधि द्वारा विशेष रूप से अव्यदिष्ट कर्तव्य पालन में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई है तो वह स्वयं सुसंगत होगी। इसका मतलब ये हुआ कि कोई लोक सेवक है, सरकारी कर्मचारी है और वह अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में किसी पुस्तक में, किसी डायरी में, किसी कंप्यूटर में कोई चीज़ लिखने के लिए कानून द्वारा बाध्य है और वह चीज़ वह अपने ऑन ड्यूटी लिखा है तो वह बात भी आपका सेक्शन 35 के तहत क्या होगी? सुसंगत। दूसरी बात भी जानना है कि सरकारी कर्मचारी नहीं है लेकिन सरकार ने उसे क्या किया हो नियुक्त लिखने के लिए तो उसके द्वारा लिखी गई बात भी आपका किस सेक्शन में सुसंगत होगी? 35। लेकिन सरकार ने उसे उस कार्य के लिए क्या किया है? प्राधिकृत। दो उदाहरण बताए गए, एक और उदाहरण देख सकते हैं आप। जन्म मरण, भाई नगर निगम इत्यादि हैं, कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है तो आप वहाँ दर्ज कराइए, मृत्यु हो गई तब दर्ज कराइए तो क्या जो जन्म और मृत्यु का प्रमाण पत्र है आपका ये 35 में आ जाएगा कि नहीं? आ जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट भी बार बार कह ही रहा है कि जो डेट ऑफ बर्थ स्कूल में लिखवाई गई है वही हम मानेंगे, अन्य कुछ नहीं मानेंगे। पहली वरीयता किसको दी जा रही है? या तो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र को, अगर वो नहीं है तब हाई स्कूल या स्कूल में कब क्या उसका डेट ऑफ बर्थ लिखा गया है। ये सबसे अच्छा उदाहरण निर्भया कांड आपका दिल्ली का मिल सकता है, जहाँ की PIL दायर की गई कि ये बालक नहीं वयस्क था और आपका स्कूल में जब एडमिशन लिया तो एज कम करके लिखवाया। सुप्रीम कोर्ट नहीं माना और कहा कि जो डेट ऑफ बर्थ लिखी गई है वही मान्य होगी, भले पैदा कब हुआ हो पहले। तो तमाम लोग भाई, हमें लगता है कि लगभग 99% लोग जिस दिन पैदा होते हैं सर्टिफिकेट में वह तारीख नहीं डालते। तो जो सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ रहेगा वही मान्य होगा, याद रखिए। तो 35 बस एक लाइन कर्तव्य पालन में। अब आ जाइए आपका 35 के बाद 36। 36 में देखा जाए मानचित्रों, चार्टों और रेखाओं के कथनों की सुसंगत। तो आपका मानचित्र बना लीजिए, यानी कि नक्शा बना लीजिए, चार्ट बना लीजिए, रेखा खींच लीजिए, तो आपका मानचित्र नक्शा थोड़ा, अब आप थोड़ा दिमाग लगाइए पहले सामान्य बातों में। जो एटलस मार्केट में मिल रहे हैं वह दो प्रकार के हैं। एक तो ऐसे एटलस मिल रहे हैं जिसे सरकार ने स्वयं बनाया हो और आपका माने लोगों के लिए माने प्रसारित किया हो, यानी कि सरकार ने स्वयं एटलस बनाया हो। दूसरा एटलस ये हो सकता है कि सरकार ने न बनाया हो, किसी विद्वान ने बनाया हो और वह उस विद्वान द्वारा बनाया गया मानचित्र या चार्ट आपको मार्केट में उपलब्ध हो, यानी कि लोक विक्रय के लिए रखा गया हो, अर्थात दुकान पर कोई भी जाए पैसा दे तो वह मानचित्र क्या होगा, उसे मिल जाएगा। तब मानचित्र को दो भागों में बांट लीजिएगा। एक मानचित्र सरकार या सरकार के अधिकारी बनाते हैं और दूसरा मानचित्र कौन बनाता है? प्राइवेट व्यक्ति। तो अब समस्या ये आई कि आखिर धारा 36 में कौन से मानचित्र सुसंगत होंगे? प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा बनाया गया कि सरकार द्वारा बनाया गया, ये। और दूसरा ये है कि भाई कुछ अनुमान भी लगाए जाते हैं और इसके लिए दो धाराएं, यानी कि जब भी आप धारा 36 पढ़िए तो इसी के साथ मैं बता रहा हूँ, एक धारा 83 मैं पढ़ाऊँगा और एक धारा 87। पहले भूमिका मान लिया जाए 1-2 मिनट और।
अगर सरकार ने मानचित्र बनाया है या रेखा बनाया है, चार्ट कोई बनाया है या सरकार के किसी अधिकारी ने बनाया है, तो ऐसी दशा में उसके बारे में न्यायालय अनुमान लगाएगा कि सरकार ने जो मानचित्र बनाया है वह सही होगा। और आम आदमी ने बनाया है तो अनुमान लगा सकता है और नहीं भी। तो इसको हम बताएंगे अभी आपका। लेकिन मानचित्र, चार्ट और रेखा, एक देखिए आपका 35 में लेखपाल को बताना था, छूट गया था कि लेखपाल साहब हैं आपका और वो किस खेत में कौन सी फसल बोई गई है। लेखपाल साहब का कर्तव्य है कि वह खेत खेत घूमे और घूमने के बाद ये रजिस्टर में दर्ज करे। लोक कर्तव्य है उसका कि कहाँ कौन फसल बोई गई है। और अगर लेखपाल ने दर्ज कर दिया कि चना बोया गया था, तो डीएम को भी पावर नहीं है कि उसमें वो सरसों बोवा दे। यानी कि चना बोया गया था तो चना ही माना जाएगा। तो 3 लोगों का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। याद रखिए, एक राज्यपाल, यानी कि राज्यपाल पद पर रहते हुए मर्डर भी कर दे तो आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते। और अनुच्छेद 361 हमारा संविधान का प्रोटेक्शन देता है। और दूसरा महिपाल, महिपाल मतलब राजा। तो राजा जो फैसला दे देते थे, क्या होता था प्राचीन काल में, जनता को मानना पड़ता था। और तीसरा पाल लगा है जो लास्ट में राज्य आपका लेखपाल। तो लेखपाल भी जो लिख देगा कि चना नहीं गेहूं बोया गया था, तो डीएम भले निलंबित कर दें लेकिन आपका चना नहीं बोवा सकते। इसलिए लेखपाल साहब बहुत कमाते भी हैं और बहुत जल्दी ही आपका चना से गेहूं, गेहूं से चना, आपका कब्जा किसका है इत्यादि खूब पैसा कमाते हैं और आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता। बहुत तेजी से प्रगति करते हैं लेखपाल। अगर चालू पुर्जा हो तब। ईमानदारे कौन है इस समय भाई, वो अलग बात है कि ईमानदार ही कौन है। अब कोई ज़्यादा घूस ले रहा है तो कोई कम। वही है कि कभी पकड़ लिया जाएगा तो पूरा घूसखोरी क्या होगी, निकल जाएगी, वो अलग बात है। आइए देखा जब पहले बेयर एक्ट देखा जाए, इसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। देखिए धारा 36 मानचित्रों, चार्टों और रेखाओं के कथनों की सुसंगत। देखिए विवादक तथ्यों या सुसंगत तथ्यों के वे कथन जो प्रकाशित मानचित्रों या चार्टों में जो लोक विक्रय के लिए साधारणतया प्रस्थापित किए जाते हैं अथवा केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के प्राधिकार के अधीन बनाए गए मानचित्र या रेखाओं में किए गए हैं, उन विषयों के बारे में जो ऐसे मानचित्रों, चार्टों या रेखाओं में प्रायः रूपित या कथित होते हैं, स्वयं सुसंगत तथ्य हैं, अपने आप सुसंगत तथ्य हैं। तो आप लोग बेयर एक्ट पढ़ लिए, तो बताइए प्राइवेट व्यक्ति द्वारा बनाया गया मानचित्र और रेखा सुसंगत है कि सरकार द्वारा या सरकार के अधिकारियों द्वारा कि दोनों। तो क्या इसमें आया, 2 भाग बांटिए इस बेयर एक्ट को। पहला भाग कहता है कि ऐसा मानचित्र, ऐसा रेखा जो किसी व्यक्ति ने बनाया है और जो लोक विक्रय, लोक विक्रय मतलब आम समाज के लोगों के विक्रय के लिए, माने जो भी कोई भी जाए और किताब की दुकान से उस एटलस को क्या करे, खरीद सके, वो भी सुसंगत। और जो सरकार ने बनाया है, चाहे केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार ने मानचित्र, वो भी क्या होगा, सुसंगत। तो पहला क्वेश्चन आपको ये बनाना है कि प्राइवेट व्यक्ति द्वारा बनाए गए मानचित्र, रेखा या चार्ट सुसंगत है कि सरकार द्वारा बनाए गए कि दोनों। दोनों मार्कर आइएगा। अब इसी में आपका 2 सेक्शन और जोड़ना है। वह सेक्शन आपका 2 सेक्शन जोड़ना है। पहला सेक्शन हम बता रहे हैं 83 और दूसरा सेक्शन आपका
87। इसी लिख लीजिए बैरक पर लिख लेना चाहिए कि जब भी हम धारा आपका 36 पढ़ेंगे तो दो धाराओं को और जोड़कर पढ़ेंगे। आपका कौन कौन सी धाराएं, तो पहला कौन सी धारा 83 और दूसरा कौन 87। बस एक एक लाइन देखिए भाई, पहले अंतर कर लीजिए। तो फिर एक बार बताइए 36 के तहत किसके द्वारा बनाया गया मानचित्र और रेखा सुसंगत है? प्राइवेट व्यक्ति द्वारा कि सरकार द्वारा कि दोनों द्वारा? हाँ, ये अगर सरकार ने बनाया है तो 83 को जोड़ लीजिएगा, और प्राइवेट व्यक्ति ने बनाया है तो 87। बस यही दिमाग में बैठाना है। देखिए एक एक लाइन का सेक्शन है, ज़्यादा ये भी नहीं है आपका। अगले, अगर सरकार के प्राधिकार से, चाहे केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, कोई मानचित्र बना है, कोई रेखा बना है, कोई चार्ट बना है, तो एविडेंस की धारा 83 बताती है कि जब उस रेखा को, मानचित्र को, चार्ट को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा तो न्यायालय यह प्रिज्यूम करेगा, यह उपधारणा करेगा या यह अनुमान लगाएगा कि ये चार्ट, मानचित्र और रेखा सही है कि गलत? सही। दूसरा, अगर प्राइवेट व्यक्ति ने एटलस बनाया हो जो आम जनता को विक्रय के लिए प्रत्यास्थापित है, यानी कि आम जनता के विक्रय के लिए रखा गया है, कोई व्यक्ति जाकर किताब क्या कर सकता है, वह खरीद सकता है, तो अगर ऐसा है तो इसके लिए कौन सी धारा काम करेगी? 87। और न्यायालय यह अनुमान लगा सकता है, सकता है मतलब बाध्य नहीं है, चाहे तो न्यायालय अनुमान लगाए और चाहे अनुमान लगाने से क्या कर दे, इनकार। फिर एक बार देखिए, अगर प्राइवेट व्यक्ति ने बनाया है मानचित्र तो न्यायालय उपधारणा करने के लिए, अनुमान लगाने के लिए बाध्य नहीं है, चाहे तो लगाए और चाहे तो लगाने से इनकार। लेकिन लगाता है तो ये लगा सकता है क्यों अनुमान कि प्राइवेट व्यक्ति ने जो बनाया है मानचित्र, चार्ट, वह सही होगा। लेकिन भाई फिर मैं बता दूं, अनुमान लगाने के लिए न्यायालय बाध्य नहीं। तो किसके बारे में सही होने का अनुमान लगाने के लिए न्यायालय बाध्य है? किसके द्वारा रेखा चार्ट बनाने पर? सरकार। और किसके द्वारा बनाए गए चार्ट को न्यायालय आपका सही होने का अनुमान लगाने के लिए बाध्य नहीं है? तो प्राइवेट व्यक्ति। 3 धारा पढ़िएगा। इसके बाद आपका आता है 37 धारा, छोड़ दीजिएगा। अब आइए 37 छोड़ दीजिएगा, कहीं पूछा नहीं जाता। 38 से पिछली बार एपीओ में क्वेश्चन बना है और कई राज्यों में क्वेश्चन बना है आपका। आइए, जब भी आप 38 पढ़िए तो 38 के साथ कौन कौन सी धाराएं पढ़नी है पहले कोरिलेट करिए। प्री में भाई एक क्वेश्चन बना था, जे में भी बना था, आपका आगे भी बनने का पूरा चांस है। टेक्निकल क्वेश्चन बनता है। देखिए पहले धाराओं का क्रम ऐड करिए। एक तो धारा आप 38 पढ़ेंगे, इसी के साथ आपका 45 पढ़ेंगे। कौन सी धारा? एक जगह उसी पर लिख लीजिए। इसी के साथ आपका 86 पढ़ेंगे और इसी के साथ 57। हेलो, देखिए तो आज जा रहे हैं ना हो। देखिए आपका एक क्वेश्चन आपका निश्चित तौर पे बनता है। और भाई आप क्योंकि परीक्षा नज़दीक आ रही है तो दिमाग अस्थिर करके पढ़िए। कहाँ से कौन क्वेश्चन बना है ये भी मैं बता रहा हूँ।
और कौन उस पर अब नया बन सकता है। एक अनुमान लगाया जाता है कि ये क्वेश्चन बना है तो प्री में अब अगला ये क्वेश्चन आयोग बना सकता है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इसको धाराओं को देखा जाए। आपका 38 में क्या कहा गया ये पहले देखा जाए। विधि की पुस्तकों में अंतर्विष्ट किसी विधि के कथनों की सुसंगत। इसका मतलब ये हुआ कि कानून की पुस्तकों में, लॉ की पुस्तकों में लॉ से संबंधित बातें लिखी गई हैं, तो क्या वे बातें साक्ष्य में हम पेश कर सकते हैं कि नहीं? बताइए, कर सकते हैं कि नहीं? आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस भाई किया जाता है कि नहीं? पेश किया जाता है। अब यही आपको दिमाग स्थिर करके जानना है। आपका जो विधि हो सकती है वो दो प्रकार में हम बांट रहे हैं। एक तो भारत की विधि हो सकती है और दूसरा आपका विदेश की विधि हो सकती है। पहले भारतीय विधि को देखा है और इसके लिए आपका सेक्शन काम करेगा 57। अच्छे से तैयार रखना है। देखिए, आपका क्वेश्चन यहाँ अच्छा बनता है। 4-5 क्वेश्चन मैं मॉडल निकालूंगा, लेकिन एकदम कंसेप्ट पहले क्लियर रखिए। अगर ये समस्या हो कि भारतीय विधि किसी विषय पर क्या है, यानी कि आईपीसी के किसी सेक्शन में क्या लिखा है, सीआरपीसी के किसी सेक्शन में क्या लिखा है, क्या कस्टम है या क्या रूढ़ है समूह आपका इत्यादि, तो भारतीय विधि को न्यायालय में कैसे प्रूफ किया जाएगा? भाई देखिए, गलत यहाँ होता है। तो आप ये कहेंगे कि भारतीय जो कानून हैं उन्हें प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है। भाई याद रखिए, जितने भारतीय कानून हैं उन्हें साबित नहीं किया जाता, उन्हें प्रूफ नहीं किया जाता, तो फिर आपसे पूछा जाए आखिर होता क्या है, क्या किया जाता है, तो बस एक लाइन जवाब दीजिएगा कि भारतीय विधि के बारे में न्यायालय जुडिशियल नोटिस लेता है, न्यायिक अवेक्षा करता है। न्यायिक अवेक्षा का मतलब कि भारत के न्यायालय भारतीय विधि को स्वयं जानने के लिए बाध्य हैं, इन्हें साबित नहीं करना है। तो फिर आपका पूछेगा कि कौन सा सेक्शन एविडेंस का बताता है कि भारतीय विधि क्या है इस विषय में। ये तो न्यायालय स्वयं जानने के लिए बाध्य है, हमें पेश नहीं करना है। तो कौन सा सेक्शन कहता है? 57। तो बताइए, भारतीय विधि को साबित करने की आवश्यकता है कि नहीं है? तो आप क्या मारेंगे? अब सीआरपीसी में क्या लिखा है, आईपीसी में क्या लिखा है, एविडेंस में, कॉन्ट्रैक्ट में, क्या हम साबित करेंगे? नहीं। इसे तो भारत के न्यायालय स्वयं जानने के लिए क्या है बात, इसे साबित नहीं किया जाता। हाँ, इसकी व्याख्या की जाती है कि इस शब्द का मतलब ये हुआ, इस शब्द का मतलब ये हुआ, लेकिन अब न्यायालय को यह न बताइए कि धारा में ये दिया गया है। इस बात को न्यायालय जानने के लिए स्वयं क्या है। आप अपनी बात रखिए, आप इंटरप्रिटेशन करिए शब्दों का, धारा और कानून न बताइए। कानून का न्यायालय ज्ञाता है, न्यायालय विशेषज्ञों का विशेषज्ञ है। तो कौन सी धारा तैयार रखनी है? आपका 57। अब दूसरा आइए, अगर विदेशी विधि है, यानी कि इंग्लैंड का कानून क्या है, अमेरिका का कानून क्या है, नीदरलैंड का कानून क्या है, इस विषय पर भारत के न्यायालय को राय बनानी है। राय मतलब ओपिनियन बनानी है। तो विदेशी विधि के बारे में भारत के न्यायालय न्यायिक अवेक्षा नहीं करेंगे, यानी कि स्वयं जानने के लिए बाध्य नहीं है। इसे न्यायालय में प्रूफ करना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा। जो पक्षकार ये कहता है कि हजूर इस विषय पर फॉरेन लॉ ये है, वह उसे साबित ही करना होगा।
तो समस्या ये आई, जो ये यूपीएपीओ में आया, कि विदेशी विधि को कैसे साबित किया जाता है। यानी कि इंग्लैंड का कानून इस विषय पर क्या है, अगर भारत में आपको सिद्ध करना है, प्रमाणित करना है, साबित करना है, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम दो तरीका बताता है। याद रखिए, कितने तरीके? दो। पहला तरीका धारा 38 में है और दूसरा तरीका धारा 45। दो तरीका याद रखिए, फिर हम बता रहे हैं, काफी कठिन क्वेश्चन बनता है इस पर। पहला तरीका कहाँ दिया गया है? 38 में। और दूसरा तरीका आपका 45। किसको साबित करने के लिए? भारतीय विधि को कि विदेशी विधि? भारतीय न मार दीजिएगा, किसको? विदेशी। धारा 38 में पहले समझिए क्या है। अगर इंग्लैंड का कानून क्या है, उदाहरण भी लेकर चला जाइए, भारत में साबित करना है, तो ऐसी दशा में इंग्लैंड की सरकार द्वारा जो कानून की पुस्तक प्रकाशित की गई थी, आम आदमी द्वारा नहीं, वहाँ की इंग्लैंड की किसके द्वारा? इंग्लैंड की सरकार के प्राधिकार के तहत जो कानून की पुस्तक प्रकाशित की गई थी, उस पुस्तक को क्या कर दिया जाए? पेश भारत में। यानी कि वहाँ की किताब यहाँ क्या कर दिया जाए? लाकर पेश, और बता दिया जाए कि इंग्लैंड का कानून ये है। अगर इंग्लैंड के न्यायालय के निर्णय को प्रस्तुत करना है, तो न्यायालय के निर्णय इंग्लैंड में जिस पत्रिका में छपते हैं, उस पत्रिका को क्या किया जाए? भारत में पेश। यानी कि या तो कानून की किताब पेश की जाए, जिसको किसने छपवाया है? आम आदमी ने कि सरकार ने? सरकार ने। या अगर न्यायालय का निर्णय पेश करना है, तो इंग्लैंड में जिस पत्रिका में न्यायालय का निर्णय छपा था, उस पत्रिका को भारत में क्या करिए? पेश। ये पहला तरीका है। और दूसरा तरीका आपका 45 में दिया गया है सेक्शन, एक्सपर्ट ओपिनियन ली जा सकती है। यानी कि न्यायालय विदेशी विधि के बारे में भारत में एक्सपर्ट ओपिनियन या विशेषज्ञ की राय ले सकता है। यानी कि आपका, तो अब क्वेश्चन बना लीजिए पूरा, विदेशी विधि को भारत में साबित कैसे किया जा सकता है? तो धारा 38 के तहत पुस्तक पेश करके, धारा 45 के तहत विशेषज्ञ की राय लेकर, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो क्या मार्क कराएंगे? एक की दोनों? दोनों मार्क कराइएगा। यही आपका यूपीएपीओ में क्वेश्चन बना था। यानी कि फिर एक बार समझिए, विदेशी विधि को साबित करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि उस देश की सरकार ने जो कानून प्रकाशित जिस किताब में किया था, भाई प्राइवेट आदमी ने नहीं, हम बार बार कह रहे हैं, किसने? सरकार ने। वह किताब भारत के न्यायालय में पेश की जाए। और दूसरा, किताब नहीं पेश कर पाते तो न्यायालय उस विषय पर जो विदेशी विधि का एक्सपर्ट होगा, विदेशी विधि का क्या होगा, जानकार होगा, उसकी राय ले लेगा। तो कितने तरीके हुए फॉरेन लॉ को साबित करने के? दो। भाई कौन कौन सी धारा? आपका 38 और दूसरा कौन? 45। अच्छे से तैयार रखिए। एक धारा बचा 86। देखिए, ये जो विदेशी आपका न्यायालय के निर्णय हैं, या जो सरकार द्वारा प्रकाशित विदेशी कानूनों की किताब हैं, जब भारत के न्यायालय में इन्हें पेश किया जाएगा, तो न्यायालय भारत के अनुमान लगाएंगे कि ये सब बातें सही हैं कि गलत? सही। तो किस धारा में अनुमान लगाया जाएगा? 86। तो इसको तो आगे डिटेल में पढ़ना है। अब आइए 38 अब बेयर एक्ट देखिए भाई। अभी तक तो सामान्य बातें चल रही थी, लेकिन बेयर एक्ट भी अच्छे से देखिए।
विधि की पुस्तकों में अंतर्विष्ट किसी विधि के कथनों की सुसंगत, तो सब देखिए, जबकि न्यायालय को किसी देश की विधि के बारे में राय या विचार या ओपिनियन बनाना हो, तो तुरंत पॉइंट पकड़िए, किसी देश की विधि के बारे में, तो क्या इस शब्द में भारतीय विधि शामिल है कि नहीं? शामिल नहीं है। यानी कि सेक्शन 38 का नियम भारतीय विधियों के लिए लागू नहीं होगा। किसी देश का मतलब ये हुआ कि कोई विदेशी, यानी कि भारत के अलावा कोई देश। तो इसी पॉइंट पर आपका अभी हमने सामान्य बातें बताई, स्पष्ट दिमाग से पॉइंट पकड़ना है कि भारत का कानून का क्या होगा। तो हमने तुरंत बताया कि 57 के तहत न्यायालय स्वयं जानने के लिए क्या है, तो क्या लिया जाएगा? जुडिशियल नोटिस। तो किसी देश की विधि का मतलब भारत की नहीं, बल्कि किसकी? विदेश की। तब ऐसी विधि का कोई भी कथन जो ऐसी किसी पुस्तक में अंतर्विष्ट है, माने लिखा गया है किसी किताब में, जो ऐसे देश की सरकार के प्राधिकार के अधीन, तो तुरंत हम बार बार बता रहे हैं, प्राइवेट व्यक्ति किताब छापा हो कि सरकार ने, तो सरकार के प्राधिकार के अधीन मुद्रित या प्रकाशित है, और ऐसी किसी विधि को अंतर्विष्ट करने वाली तात्पर्य, और ऐसे देश के न्यायालयों के किसी विनिश्चय की कोई रिपोर्ट जो ऐसे विनिश्चयों की रिपोर्ट तात्पर्य होने वाली किसी पुस्तक में है, सुसंगत होगा। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि दो बातें रेलेवेंट बनाई गई हैं। एक तो जो उस विदेशी देश ने कानून बनाया, तो जो कानून बनाया तो वह कानून की किताब पेश करिए, लेकिन किसके द्वारा छपी हो? सरकार। और अगर उस देश के न्यायालय के निर्णय को पेश करना हो, तो उस देश में जिस पुस्तक में उस देश के न्यायालय के निर्णय क्या होते हैं, छपते हैं, तो भारत में बता दीजिए मुख्य पत्रिका कौन है? तो हर एक वकील के पास रहती है AIR। तो AIR आप पेश कर, भाई पेश किया जाता है कि पूर्ववर्ती निर्णय ऐसा दिया गया, तो AIR है भारत में। तो आपका दो तरीका हुआ और सब कुछ जोड़कर बता ही दिया गया। अब लास्ट में आ जाइए, एक धारा बची है, पूरा नहीं पढ़ा जाता है, 39, एक धारा समाप्त कर दिया जाए, तब से कल आपका 40 से 44 देखा जाएगा, क्योंकि इधर की धाराएं थोड़ा छोटी छोटी हैं। देखिए आपका 39 जो सेक्शन है, जो उत्तराखंड जे में बना था, कि कौन सी धारा प्रतिस्थापित है, तो पहला क्वेश्चन बनाइएगा 39। तो मैं 4 धाराएं प्रतिस्थापित बताया था, रट कर जाइएगा। आपका 39, 131 और फिर 119 और 114A। ये जो धाराएं नए सिरे से कब लिखी गई, मैं बताया था भाई पिछले टर्न पर, 2000 में। ये कब लिखी गई? 2013 में। ये कब से लागू हुई? यूपी ने पूछा, 17 अक्टूबर सन 2000। और ये कब से लागू हुई? 3 फरवरी सन 2013। अब रटिए, आज काफ़ी बताया गया प्री के लिए, ऐसे धीरे धीरे अब आगे बढ़ेगा, क्योंकि भाई अब एग्ज़ाम नज़दीक आता है, तो हम पर भी हल्का सा स्पीड बढ़ाने का प्रेशर, और स्पीड हल्का सा आज से बढ़ी है। अब भाई नए लोग ना है तो बाद में पूछ सकते हैं, क्योंकि भाई इतना समय नहीं रहा कि एकदम गधे की चाल से चला जाए। अब सेकंड गियर लगाया जाएगा, और आज से मान के चलिए हल्का सा स्पीड क्या किया जाएगा। भाई अब उतना संभव नहीं है कि एकदम हम आसान धीरे धीरे 2 साल तक पढ़ाएं, अब संभव नहीं है, क्योंकि जब अब तब वैकेंसी आ जाएगी तब भाई दिक्कत आप ही को होगी। तो अगला चलिए आपका 39 में कहा क्या गया है, बस 2 लाइन जानना है, कि जो 34 से लेकर 38 तक में बातें बताई गई, उन बातों में से कितना भाग रेलेवेंट होगा। तो एक एक आपका पढ़िए
34 में बही खाते में लिखा और बही खाता 1000 पन्ने का है और जो विवाद है वह 2 ही पन्ने से रिलेटेड हैं, तो 39 कहती हैं कि 1000 पन्ना नहीं सुसंगत होगा, केवल कितना पन्ना सुसंगत होगा, 2, और 2 को ही साक्ष्य के रूप में क्या करिए, पेश करिए। ये 1000 पन्ने की किताब लेकर और 10 बुक लेकर ना आइए, कि जगह भी तो रहनी चाहिए न्यायालय में। 35 देखिए, कितने लोग इस तारीख को पीएम से मिले। मान लीजिए आपका किसी तारीख को लेकर विवाद है, तो क्या 2 साल का 5 साल का रिकॉर्ड लाकर रख देंगे कि कितने लोग मिले? केवल उस तारीख को कितने लोग मिले ये आकर क्या करिए, उस पन्ने को पेश करिए भाई, डायरी पेश करिए। अब ये थोड़े हैं कि हम साल भर देखेंगे। तीसरी बात लोक कर्तव्य में हो गया आपका 38 भी एक देख लिया जाए। 38 पर भी उदाहरण, मान लीजिए किसी विदेशी कोई कानून की किताब है और 1000 पन्ने की है और न्यायालय में जो डिस्प्यूट है जिस पर न्यायालय को राय बनानी है वह केवल 5 पन्नों में दिया है विदेशी किताब में, तो वह 5 पन्ने सुसंगत होंगे कि पूरी किताब? 5 पन्ने। कौन सी धारा बताती है? एक लास्ट में उदाहरण इस पर बता दिया जाए। जैसे आईपीसी की धारा 497 जो एडल्ट्री या जारता का अपराध था, उसे हमारे उच्चतम न्यायालय ने जोसेफ साइन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के वाद में वाइड घोषित कर दिया, शून्य या बातिल घोषित कर दिया। तो आपको पीछे की कहानी मालूम नहीं रहती। देखिए इसमें आपका जो याचिका करता था ऐसे नहीं आपका जीत गया। विभिन्न देशों में इस विषय पर वर्तमान में क्या नियम है सभी को न्यायालय में वह साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया था। अमेरिका में क्या नियम है, इंग्लैंड में क्या नियम है, और ये दिखाया था कि हजूर आप भी इस धारा को अवैध घोषित करिए, क्योंकि इतने देशों में ये वर्तमान में अपराध नहीं है, तो इतने देशों में नहीं है तो वहाँ की कानून की किताब लाया होगा और वहाँ की कानून की किताब का वह पन्ना क्या किया होगा, पेश। भाई न्यायालय कैसे मान ले कि आप कह रहे हैं कि इतने देशों में है? तो खोजी कुत्ता बनना पड़ता है वकीलों को और इसीलिए पैसा लेते हैं। कोई ऐसे थोड़े भाई आपका खोदते रहते हैं, आँख गड़ाए रहेंगे कि किस एआईआर में क्या मिल जाए, और तब जाकर भाई आपका यानी कि आपका ये कह सकते हैं कि पहले मेहनत करिए तब वकालत चलती है। अब जाते ही बाप दादा है तो अलग बात है, नहीं तो नया वकील रहेगा तो पहले 8-10 आपका साल तक एआईआर पढ़े, बहस सुने, 1-2 बहस करे तो समय लगता है। तो इस प्रकार आपका 39 तक समाप्त हो गया। कल आपका 40 से 44 तक चलेगा। 40 से 44 2 दिन लग जाएगा। इसके बाद 45 से 51 2 दिन, 52 से आपका 55 2 दिन। यानी कि प्रयास ये किया जाए कि इस हफ्ते 2 2 4 2 6 5 दिन इधर हैं, क्योंकि आपका अभी थोड़ा स्पीड बढ़ जाती है और आपका आसान भी चैप्टर हैं, लेकिन प्री के लिए ऐसा भंडार हैं। तभी आपका 10 मिनट बाद आईपीसी चलेगा भाई, 10 मिनट का ब्रेक रहेगा। ये आपका 12:15 या 12:20 से आपका जीएस का भी क्लास चलेगा भाई, आज से प्रकाश सर का। तो जो लोग जीएस पढ़ना चाहते हैं, चूंकि एपीओ भी आ रहे हैं